अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मोसिटिक एनीमियाज, जिनमें हमारा एमसीवी इस मतलब 80 to 100 नॉर्मल है। और हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे नॉर्मोसिटिक एनीमियाज विद मेजरली एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस, जिसमें ज़्यादा क्या हो रही है? एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, वेस्कुलर्स मतलब ब्लड वेसल्स। तो it can be in majorly in spleen as well as can be in liver and lymph nodes. तो अब हम लोग ना, जो हमारी ये वाली बीमारी है ना, सिकल सेल एनीमिया, इसमें होता क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वो किस तरह था? इस तरह था, ठीक है। इसमें क्या था? हमारे पास अल्फ़ा बीटा, ठीक है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। और हमारे पास अ, जो हमारे पास बीटा थे, इनका जो हमने जीन की बात की थी वो थी इस तरह करके हैं कि हमारे पास दो जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर दो जीन्स होते हैं, बीटा बीटा। तो अब अगर हमारे पास इन जीन्स पे किसी किस्म की म्यूटेशन हो जाए, ऐसी म्यूटेशन जिससे हमारा जो प्रोटीन बन रहा था, प्रोटीन क्या है मतलब जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी, लेट्स सपोज दिस, इसमें क्या होगा? जहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड होगा ना, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाएगा वैलीन। बस इतना सा काम है कि लेट्स सपोज ये हमारी, ये जो अगर ये हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है ना, जो कि इसके अंदर क्या है, तो अल्फ़ा 2 बीटा, इसमें अगर बीटा मैं चेन को निकालूँ, लेट्स सपोज वो इस तरह करके है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे खोल दूँ, ऐसे करके ओपन कर दूँ, तो इसमें मेरे पास जहाँ पे था, लेट्स सपोज ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड जोड़ के बने हैं ना, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिल के क्या बने होते हैं? वह जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसमें लेट्स सपोज ये था जहाँ पे नॉर्मली क्या था? ग्लूटामिक एसिड, लेकिन अब क्या आ गया है वहाँ पे? वैलिन। अब फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि जो ग्लूटामिक एसिड था ना, ये हमारे पास था हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर लवर था ये। और वैलिन जो हमारे पास है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, मतलब कि ये हमारे पास क्या है? वाटर हेटर, ठीक है, वाटर से फोबिया है इसको। तो अब क्या होगा? लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे ये क्या क्या है? बीटा चेन, ये अल्फ़ा चेन, ये भी बीटा चेन, ये अल्फ़ा चेन। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे जी मौजूद थी क्या? वैलीन। अब ब्लड में तो पानी है, तो क्या ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक वैलीन इधर नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं। तो अब ये क्या होगा? जो चीज़ पहले इस तरह थी, अब वो वैलीन, लेट्स सपोज यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था, यहाँ पे ग्लूटामिक, यहाँ पे ग्लूटामिक, अब वहाँ पे वैलीन आ गया। अब वो अपने आप को क्या करेंगी? छुपाएंगी। अपने आप को क्या करेंगी? छुपाएंगे किसी तरह। तो उस छुपाने छुपाने में क्या होगा? नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो कि इस तरह के थे या फिर इस तरह के थे, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा? ऐसा, ठीक है, हाफ मून के जैसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रीसेंट, क्रीसेंट कहते हैं ना। और हमारी इस बीमारी का नाम भी ना क्रिसेंट से निकला है, सिकल, ठीक है। सिकल का मतलब होता है क्रिसेंट, मतलब मून लाइट। तो ये ना कुछ कुछ मून के जैसा बन जाएगा, मतलब पहले इस तरह था तो अब वो इस तरह हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया। अब मसला ये हुआ है कि ये नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर
ये तो बड़ी आराम से मूव कर रहा था जी, इसको तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन ब्लड वेसल्स क्या, चलो ब्लड वेसल्स में तो ये भी इजीली मूव कर जाए। अब अगर मेरे पास साइनोसॉइडल कैपिलरीज आ जाएं इन माय जो स्प्लीन के अंदर, तो वहाँ पे ये जो कि जिसका स्ट्रक्चर एकदम से चेंज हो गया, ऐसे करके हो गया है, क्या ये इधर से नॉर्मली मूव कर सकेगा? नहीं। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, हीमोलिसिस, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी, एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि हमारे पास ये जो इसकी दिस शेप से दिस शेप में सफ़र है ना, ये तब होता है जब हमारे पास क्या होती है, O2 रिमूव्ड। मतलब हमारी हीमोग्लोबिन के साथ जिस वक्त ऑक्सीजन बाइंड होती है, मतलब लेट सपोज जी ये मेरे पास क्या है, मेरे लंग्स हैं, ये क्या है, लंग्स हैं। जिस वक्त ब्लड जो है ना वो लंग्स से हो के गुज़र के यहाँ पे जाता है ना, यहाँ पे अगर मैं देखूँगा ना अपने जो ब्लड को, तो उसके अंदर मेरे पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन। अब जब इनमें से हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, लेट्स सपोज ये पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में से हो के गुज़र गई है, ठीक है, पूरी बॉडी में से हो के गुजरी है, तो अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा ब्लड को, यहाँ पे क्या मौजूद होंगे, ये क्रिसेंट लाइक सिकल सेल्स, नॉन है सिकल सेल एनीमिया। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव, अच्छा जी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल मतलब कि हमारे पास मेल फीमेल दोनों में होगी। रिसेसिव का मतलब है कि इसका जीन रिसेसिव होगा। म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, अ सिंगल अमाइनो एसिड चेन replaces the normal glutamic acid hydrophilic with the valine hydrophobic. Gene is carried by 10% of individuals of African descent, likely due to protective role against falciparum malaria. अच्छा, जिस तरह हमारे पास हमने थैलेसीमिया में पढ़ा था कि पेशेंट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द falciparum malaria, फेल्सिफेरम प्लाज्मोडियम ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंट है। सिकल सेल डिजीज़, ये क्या है, सिकल सेल डिजीज़, इसको हमें सिकल सेल डिजीज़ कहना है, ठीक है। एक सिकल सेल ट्रेट भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। अराइजेज व्हेन टू एबनॉर्मल बीटा म्यूटेशंस, हमारे पास यहाँ पे याद रखना है, सिकल सेल डिजीज़ जब भी होगी ना, जब भी डिजीज़ होगी, तो दोनों के दोनों जीन्स क्या होंगे, म्यूटेटेड, दोनों के दोनों। दिमाग खोल के उसके अंदर डाल लेनी है बात कि जब भी डिजीज़ होगी तो म्यूटेशन दोनों पे हो रही है, ओके। रिजल्ट्स इन ग्रेटर देन 90% HbS। अब ये जो हीमोग्लोबिन बनता है ना यहाँ पे, जिसके अंदर वैलीन है, तो इसको हम लोग जो है ना, ये जिसके अंदर वैलीन है, इसको हम लोग हीमोग्लोबिन ए नहीं कह सकते। जो नॉर्मली हमने बॉडी में क्या पढ़े थे, 3 किस्म के हीमोग्लोबिन पढ़े थे ना, हीमोग्लोबिन F फीटस के अंदर, हीमोग्लोबिन ए नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर, और HbA2 वेरी अनकॉमन, ओनली 2% हमारी बॉडी में होता है। तो ये पढ़े थे हमने। लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन अब डिफरेंट है, उसका नाम है HbS, S फॉर सिकल। अच्छा, तो हमारे पास अगर दोनों के दोनों जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास डिजीज़ होती है, और क्या होता है, बनता हमारे पास हीमोग्लोबिन S ग्रेटर देन 90%। मतलब उस सिकल, जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, उसकी बॉडी का अगर हम लोग चेक करें ब्लड, तो उसमें 90% से ज़्यादा हीमोग्लोबिन सिकल होगा, और थोड़ी बहुत अमाउंट में HbA2 भी हो सकता है, और हीमोग्लोबिन फिटालिस भी हो सकता है, बट HbA इज़ एब्सेंट टोटली। अच्छा जी, तो अब होता क्या सिकल, हाँ,
HbS polymerizes when deoxygenated, जब deoxygenate होगा तो क्या होगी, उसके polymers बनेंगे, aggregate into needles। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लेवल से नहीं, हमारे पास अगर क्या क्या हो जाए, डी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन नंबर 2, और या फिर एसिडोसिस हो जाए, एसिडोसिस, एसिड लेवल इंक्रीज हो जाए नंबर 3। इन 3 चीज़ों से हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सेल कन्वर्ट्स इनटू अ सिकल सेल। तो हम लोग पढ़ रहे थे HB polymerizes into when deoxygenated aggregates into needle-like structure resulting in sickle cell. Increased risk of sickling occurs when hypoxemia, decreased level of oxygen, dehydration, and acidosis occurs. HbF protects against sickling. High HbF at birth is protective for first few months of life. Treatment with अच्छा, इस अब ये क्या बात की है, इसने कहा है कि हमारे पास जो हमारे पास HbF था, इसके अंदर तो हमारे पास बीटा था ही नहीं, बीटा था नहीं था, हमारे पास क्या था, अल्फ़ा 2 और गामा 2, यही थे ना, तो बीटा तो है ही नहीं। तो क्या एक बच्चा जो फीटस है, फीटस माँ के पेट में जो बच्चा है, क्या उसके अंदर ये हो सकती है सिकल सेल एनीमिया? नहीं, पहले 6 मंथ्स भी उसके अंदर ये नहीं नज़र आएगी, क्योंकि पहले 6 मंथ्स भी HbF इज़ प्रेजेंट। तो हम पता है क्या करते हैं, इस पेशेंट की मेडिकेशन के तौर पे, इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं उसको। हाइड्रोक्सी यूरिया इंक्रीजेस द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन F। तो हमारे बड़े भी जो है ना, उन जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें हम लोग ताकि सिकलिंग को कम कर सकें, हम लोग HbF ज़्यादा कर देते हैं, सिंपल। अच्छा जी, इसके बाद क्या हमारे पास अच्छा, सेल्स कंटिन्यूसली सिकल एंड डीसिकल वन पासिंग थ्रू माइक्रो सर्कुलेशन। सिकल कब होंगे, जिस वक्त बॉडी को खून मिलेगा। डीसिकल कब होंगे, जब लंग्स को खून मिलेगा। रिजल्ट्स इन कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन डैमेज। अब हमारे पास ना मेम्ब्रेन डैमेज होनी है सबसे पहले। अब दोनों होंगे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर भी हीमोलिसिस होगी और इंट्रावेस्कुलर भी, दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी हम लोग इसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस, इसलिए हम लोगों ने प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रा वेस्कुलर कैटेगरी में रखा है इसको। अच्छा जी, वो क्या रहा है आज, ये क्या है मेरे पास, मेरी स्प्लीन की साइनोसॉइडल कैपिलरीज। अब यहाँ से जिस वक्त ये सिकल सेल गुजरेगा, ठीक है, ये सिकल सेल गुजरेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्या मौजूद है मेरे पास, स्प्लीनिक मैक्रोफेजिस। स्प्लीनिक मैक्रोफेजिस क्या करेंगे मेरे पास, इसके ज़ाहिर सी बात है ब्रेक डाउन कर देंगे, इसमें से जो क्या करेंगे, कल हमने पढ़ा है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन से बना देंगे अमाइनो एसिड्स, और क्या बन जाएगी हमारे पास, Fe+2 आयरन, और क्या बन जाएगी हमारे पास, प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन को कन्वर्ट कर देंगे ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किसके साथ बाइंड करेगा, एल्ब्यूमिन के साथ, और किधर चला जाएगा, हमारी लिवर में, जहाँ इसके हम कराएंगे कॉन्जुगेशन, और फिर कॉन्जुगेशन करा के इसको हम क्या करेंगे, बाइल में डाल देंगे। बाइल जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन करते कराते हमारी एनस से निकल जाएगी थ्रू फीसिस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल प्रोसीजर हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रही है यहाँ पे ये तो हमारे पास हो गया कि हीमोग्लोबिन इस तरह से। यहाँ पे देखने क्या लिखा है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम रिमूव्स HBs with the damaged membrane leading to anemia, jaundice with unconjugated hyperbilirubinemia। हाँ, ये जो हमने कल बात की थी कि अगर मेरे पास जो है, ये तो नॉर्मल है ना,
कि नॉर्मली ये होगा कि लिवर जो है वो ये काम करेगा जो मैंने बताया। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आई जा रहा है, लिवर एक सेकंड में लेट सपोज 10 जो है वो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट कर रहा था, लेकिन 20 आ गए, 30 आ गए, क्या ही इनको कर सकेगा? नहीं। तो ये मेरे ब्लड के अंदर फ़्लो करते रहेंगे नॉर्मली। जब ये ब्लड में फ़्लो कर रहे हैं तो मेरे पास क्या ये कॉज करेंगे? जॉन्डस। जॉन्डस पेशेंट की हमारे पास क्या होगा? स्किन भी पेल हो जाएगी, आंखों की कंजंक्टिवा पेल हो जाएगा, उसकी स्वेट, उसका यूरिन सब कुछ येलोइश होगा, येलोइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। अच्छा, इंक्रीजेस ऑफ बिलीरुबिन गाल स्टोन्स भी हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। अब इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में क्या होगा, लेट्स सपोज ये देखते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास क्या है, ब्लड वेसल नॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर क्या था, ये सिकल सेल था मेरे पास। अब ये सिकल सेल जो होता है ना, जब ये पास कर रहा होता है तो इसकी ना मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ है वो स्मूथली पास कर रही है हर जगह से, एक चीज़ है वो स्मूथली पास कर ही नहीं सकती। तो जो जिस स्मूथली पास नहीं कर सकती वो डैमेज हो जाएगी। अब डैमेज हो गया तो इसकी इनसाइड से क्या होगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। अब वाटर बाहर निकल रहा है तो हमारे पास क्या हो रही है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो रही है। it is doing what? It is losing its cytoplasm. It's losing its cytoplasm, yes. और जब ये साइटोप्लाज्म लूज़ कर रहा है तो उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है? लेट्स सपोज ये दोबारा से क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेट हो जाता है। अब जो ये सेल बनेगा ना, ये हमारे पास किस तरह का बनेगा? टारगेट सेल। टारगेट सेल, बट वाई टारगेट सेल? टारगेट सेल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो होती है ना, साइटोप्लाज्म कम हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन जो है ये ज़्यादा हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल इस तरह का था, ये कन्वर्ट हो जाता है किस तरह के सेल में? इस तरह के सेल में, ठीक है। क्योंकि मेम्ब्रेन ज़्यादा है तो वो एक किस्म की फोल्ड हो जाती है दरमियान में। यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन आ गई, यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन आ गई, यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन आ गई। तो जब इसे हम सामने से देखेंगे तो ये किस तरह की लगेगी? सेंट्रल पैलर एंड इनसाइड अगेन हीमोग्लोबिन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? टारगेट सेल ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड लूजिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, तो रीड कर लेते हैं। इंट्रावेस्कुलर hemolysis, RBCs with damaged membrane dehydrate leading to hemolysis with decreased हेप्टाग्लोबिन। अच्छा, हेप्टाग्लोबिन मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लास्ट लेक्चर में हेप्टाग्लोबिन का, कि मैं आगे जिक्र करूँगा। व्हाट इज़ हेप्टाग्लोबिन? व्हाट इज़ हेप्टाग्लोबिन? हेप्टाग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, अ मॉलिक्यूल जो कि क्या कर रहा है हमारे पास? विच बाइंड्स फ्री हीमोग्लोबिन इन ब्लड। इसका लेवल कम क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे पास जिस वक्त हीमोलिसिस हो रही है तो हीमोग्लोबिन इज, वी आर लूजिंग द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। लेट्स सपोज ये सेल है, ये यहाँ पे कंप्लीट टूट गया तो इसकी हीमोग्लोबिन तो यही ब्लड में आ गई ना। तो हीमोग्लोबिन को ब्लड में बाइंड कर जाएगा। कौन बाइंड करेगा? हमारे पास लेट्स सपोज ये ब्रेक डाउन हो गया पूरा, हीमोग्लोबिन यहाँ पे आ गई, इसके साथ बाइंड कर जाएगा कौन? हेप्टाग्लोबिन। अब हेप्टाग्लोबिन, सारी की सारी हेप्टाग्लोबिन यूज़ हुई जा रही है इसके साथ बाइंड करने में। तो फ्री हेप्टाग्लोबिन का लेवल हमारे ब्लड में डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू हियर in the last lecture, decrease serum heptaglobin, and which is the same thing happening here. uh, Decreased heptaglobin and target cells formation on the blood smear. Massive erythroid hyperplasia, ज़ाहिर सी बात है ये तो होगा ही। क्यों? क्योंकि जब बॉडी जो है वो उसके अंदर एनीमिया है तो बॉडी कहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाओ,
अब हाइपरप्लेजिया हो जाएगा इससे। इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरी लॉन्ग बोन्स के अलावा मेरे मेरे जो स्कल की बोन है, जो मेरे फेशियल बोन है, ये भी मेरे पास हीमोलिसिस करनी स्टार्ट कर देंगी। और उससे क्या होगा, मेरे दिमाग में जो खोपड़ी है स्कल, उसमें मेरे पास क्रू कट अपीयरेंस होगी और मेरे फेशियल बोन्स में चिपमंक फेड्स हो जाएंगे। उसके बाद मेरी लिवर जो है और स्प्लीन, वहाँ पे भी जो है ना स्टार्ट हो जाएगी क्या, हीमोलिसिस, एक्स्ट्रा मेजुलरी हीमोलिसिस, जिससे कि मेरे पास स्प्लिनोहेमेटोमेगाली हो सकती है। उसके बाद इंक्रीज रिस्क हो जाएगा किसका, पैरवोवायरस B19 इन्फेक्शन, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। पार्वोवायरस B19 क्या कर रहा था, एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स को क्या कर रहा था, स्लीप कर रहा था, इनको एक किस्म का सुला रहा था। अब ये सो गए हैं, बॉडी का जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटते जा रहे हैं ड्यू टू हीमोलिसिस। और क्या होगा उससे, ए प्लास्टिक क्राइसिस हो जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स इतनी तादाद में कम हो जाएंगे कि दैट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द स्कल on facial bones, extramedullary hematopoiesis with hepatomegaly, risk of aplastic crisis with parvovirus B19 infection of erythroid precursors। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, वैजो ओक्लूजन। क्यों, लेट्स सपोज ये एक मेरे पास ब्लड वेसल है जो कि क्या कैपिलरीज बना रहा है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज। अब यहाँ से क्या गुजरा है, एक अजीब सा ये शेप्ड सिकल सेल। तो सिकल सेल कहीं पे भी फंस सकता है। यहाँ पे इतने ज़्यादा सिकल्स हो जाएंगे कि ये नॉर्मल फ्लो एक जगह से फुटबॉल्स का गुजरना, और कितना स्मूथ होगा, एक बॉल गुजर रही है, उसकी जगह पे अगर ये आ गया है क्या, एक छुरी आ गई है, तो ज़ाहिर सी बात है कोल्यूजन्स हो जाएंगे हमारे पास। और कोल्यूजन्स, उससे हमारे पास क्या हो सकता है, नंबर 1 डेक्टिलाइटिस। डेक्टिलाइटिस ये क्या है, मेरे पास ये जो फिंगर्स है ना, ये यहाँ पे बोन्स हैं, ठीक है, इन बोन्स को ना ब्लड सप्लाई हो रहा है थ्रू वेरी स्मॉल कैपिलरीज इन बोन्स को। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, वहाँ पे ओक्लूजन्स हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक ब्लड कैपिलरी है, इधर क्या हो जाएगी, ओक्लूजन। तो क्या यहाँ पे ब्लड जा सकेगा, नहीं। क्या यहाँ ब्लड जा सकेगा, नहीं। तो यहाँ पे स्किन जो हमारी बोन है उसकी क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस। और मेरी फिंगर जो है ना, ये जो है क्या हो जाएगी, स्वलन स्वलन स्वेलो हो जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग स्वेलिंग सॉरी स्वेलो नहीं, स्वेलिंग स्वेलिंग हो जाएगी, और इसे हम कहते हैं डेक्टिलाइटिस। Swollen hands and feet due to vasoclusion infarcts in the bones, common presenting sign in infants। इन्फेंट छोटे बच्चों के अंदर, अगर हमारे पास एक मरीज़ आया है, छोटा बच्चा 6 months old and it is having dactylitis, swollen hands and feet, तो हम लोग का एक दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दिस पेशेंट कैन हैव वैजो ओक्लूजन्स ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है ये, और ये 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 6 मंथ्स हो गए उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन F तो ख़त्म हो गया, तो अब S आ गया, तो हिज बॉडी विल नॉट बी एबल टू कोप विद दैट सिचुएशन। अच्छा, ओटोस्प्लिनेक्टोमी। ओटोस्प्लिनेक्टोमी क्या होगी, हमारे पास स्प्लीन के अंदर ये इस तरह की वेसल्स हैं, ये अब यहाँ पे अगर किसी किस्म की ओक्लूजन हो जाए तो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये स्प्लीन है मेरी, उसमें ब्लड नहीं प्रॉपर जा रहा, तो उसकी क्या हो जाएगी, ओटो स्प्लीनेक्टोमी। ओटो स्प्लीनेक्टोमी क्यों हुई है, क्योंकि ये बाहर से नहीं हमने किसी किस्म की स्प्लीनेक्टोमी की। जिस तरह हम लोग, जो हमारी लास्ट डिजीज़ थी हेरिडिटरी
स्फेरोसाइटोसिस, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्प्लीनेक्टोमी, जिसके बाद हम लोग को होवल जोली बॉडीज़ नज़र आई थी, याद होगा। अब यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे, खुद ब खुद हो रही है स्प्लीन को ब्लड नहीं जा रहा, उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी एंड इट विल बी रिमूव्ड। तो ये हमारे पास हो सकता है। अब जब ये हो जाएगा तो स्प्लीन, ज़ाहिर सी बात है, मैक्रोफेजेस नहीं बना रहा, बी सेल्स नहीं बन रहे, टी सेल्स नहीं बन रहे, ये सब तो स्प्लीन में बन रहा है। तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऑटोस्प्लीनेक्टोमी, shrunken fibrotic spleen consequences include increased risk of infections with encapsulated organisms such as streptococcus pneumoniae, pneumonia हो सकता है, hemophilus इन्फ्लुएंजा वायरस का में कॉज हो सकता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन डेथ कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन। अफेक्टेड चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड बाय 5 years ऑफ एज। हम लोगों को जो इस तरह के पेशेंट है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसकी वैक्सीनेशन करनी चाहिए। इंक्रीज रिस्क ऑफ सैल्मोनेला पैराटाइफी ऑस्टियोमिलाइटिस हो सकते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, होवल जोली बॉडीज़ होंगी, ज़ाहिर सी बात है, हमने पिछले में भी पढ़ा होवल जोली बॉडीज़ क्यों होती हैं, बिकॉज जो स्प्लीन है ना वो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल रिमूव करता है रेटिकुलोसाइट्स में, ताकि वो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स बन सकें। तो वो नहीं होगा क्योंकि ऑटोस्प्लीनेक्टोमी हो चुकी है। उसके बाद एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। अब हम लोगों को पता है कि हमारी जो लंग्स है ना, उसमें भी बड़ी बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि मतलब लंग्स में है, ताकि ऑक्सीजन इजीली वहाँ पे मतलब ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके। तो वहाँ पे अगर किसी किस्म की वेसोक्लूजन हो जाए तो क्या होगा, द पेशेंट विल प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लंग इनफिल्ट्रेट्स ऑफन प्रेसिपिटेटेड बाय निमोनिया विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट पेशेंट्स। उसके बाद पेन क्राइसिस होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगी। रेनल पेपलरी नेक्रोसिस हमारे पास ये है क्या, मेरी किडनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस, तो वो हो सकती है हमारे रिजल्ट्स इन ग्रोस हेमाटूरिया एंड प्रोटीनूरिया। ज़ाहिर सी बात है किडनी जो है अब वो काम नहीं कर रही, तो जो हमारा यूरन बनेगा उसमें हमारे क्या होगा, प्रोटीन मौजूद होगा, प्रोटीन की हाई लेवल होगी क्योंकि वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही प्रोटीन की। और हमारे पास क्या होगा, हेमाटूरिया, ब्लड में यूरन होगा, ठीक है, ऑल ड्यू टू पेपलरी नेक्रोसिस। उसके बाद सिकल सेल ट्रेट। व्हाट इज़ सिकल सेल ट्रेट, मैंने बात की यहाँ पे बड़े एम्फसाइज करके एक बात की थी कि सिकल सेल डिजीज़ के लिए दोनों के दोनों सेल्स का म्यूटेट होना ज़रूरी है, बट इफ़ ओनली वन गेट्स म्यूटेटेड एंड अदर इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट, देन व्हाट, तो हमारे पास क्या होगा कि सिकल सेल डिजीज़ नहीं होगी, सिकल सेल ट्रेट होगी। एंड इन दिस केस हमारे पास जो हीमोग्लोबिन सिकल है ना वो होगा कितने परसेंट, ओनली 45 से लेस देन 45%। और 55% हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए होगा, बिकॉज 1 इज़ इनफ फॉर मेकिंग 55% हीमोग्लोबिन ए। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या है कि बीमारी शो नहीं होगी, वी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो इसे हम लोगों ने सिकल सेल डिजीज़ की बजाय क्या नाम दे दिया, सिकल सेल ट्रेट। तो ये रीड कर लेते हैं। सिकल सेल ट्रेट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वन म्यूटेटेड एंड वन नॉर्मल चेन रिजल्ट्स इन less than 50% HbS in RBCs. HbA is slightly more efficiently produced than HbS. Generally asymptomatic, no symptoms with anemia. RBCs with greater than 50% HbS do not show sickle cells except in renal medulla. अब जो हमारे पास renal medulla होता है ना, renal medulla, यहाँ पे हमारे पास ना क्या होती है, ऑक्सीजन लेवल वेरी लो। जब ऑक्सीजन का बहुत कम लेवल होता है ना तो हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो जाती है, सिकलिंग।
ओनली इन दिस। तो इसमें हमारे पास ना रेनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेनल सिस्टम में हो रहा है। Extreme hypoxia and hypertonicity of medulla causes sickling, which results in microinfarction leading to microscopic hematuria. Hematuria and ओहो ये तो आया ही नहीं बीच में। अच्छा, यहाँ से पता नहीं, सिकल सेल ट्रेट पढ़े थे ना। सिकल सेल ट्रेट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वन म्यूटेटेड एंड वन नॉर्मल चेन रिजल्ट्स इन लेस देन 50% HPS। और हम लोगों के पास क्या है, RBCs विद ग्रेटर देन लेस देन HPS 50% HBS जो है डू नॉट शो सिकल सेल एनीमिया। और एक्सेप्ट रेनल मेड्यूला, मेड्यूला में हमारे पास ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो एक्सट्रीम हाइपोक्सिया एंड हाइपरटोनिसिटी की वजह से क्या होगा, सिकलिंग होगी, जिससे हमारे पास माइक्रो इन्फार्क्शन हो सकते हैं, लीडिंग टू माइक्रोस्कोपिक हेमाटूरिया एंड इवेंचुअली डिक्रीज्ड एबिलिटी टू कंसनट्रेट द यूरिन। रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, रीअब्जॉर्प्शन किडनी में नहीं होगी, तो हमारे पास द यूरिन मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो वो क्या कंसनट्रेटेड होगा, नहीं, इट विल बी डिल्यूट। अब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमारे पास सिकल सेल्स होंगे, उसके बाद टारगेट सेल्स होंगे। सिकल सेल तो ये हो गए, ठीक है, इस तरह के होते हैं सिकल सेल। और क्या होंगे, टारगेट सेल, जिस तरह ये है। किसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हम पढ़ रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल डिजीज़ की, ठीक है। उसके बाद ये सिकल सेल ट्रेट में नहीं नज़र आएंगे, ठीक है, इन सिकल सेल डिजीज़ बट नॉट इन सिकल सेल ट्रेट। अच्छा, अगर हम लोगों ने सिकल सेल ट्रेट का पता लगाना हो तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, मेटाबाइसल्फाइड स्क्रीन। उसमें हम लोग जो है ना जब वो डालते हैं ब्लड में तो हमारे पास सिकलिंग हो जाती है किसकी, रेड ब्लड सेल्स की, इवन इन इन सिकल सेल ट्रेट ऑल्सो, ठीक है। सिकल सेल ट्रेट हो या सिकल सेल एनीमिया, दोनों में हमारे पास क्या होती है, सिकलिंग हो जाती है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो उसमें हम लोगों को डिफरेंट अमाउंट्स के हीमोग्लोबिन नज़र आएंगे। डिज़ीज़ जो है उसमें क्या होगा, मतलब हीमोग्लोबिन में डिज़ीज़ हो रही है, दोनों के दोनों हीमोग्लोबिन में सिकलिंग है, तो हमारे पास क्या है, HBS, जिसमें मतलब सिकल सेल डिजीज़ 90% HBS, 8% HBF, 2% HbA2। ट्रेट में क्या है, 55% HbA, 43% HBS एंड 2% HbA2। इसमें HbA2 ए नहीं है और इसमें हमारे पास HbF नहीं है। HbF हम लोग बना इसलिए रहे थे ताकि पेशेंट जो है उसके अंदर कोई कंपनसेशन हो सके। हम लोग HbF के लिए क्या दे रहे थे भला, डिहाइड्रोक्सी यूरिया। हीमोग्लोबिन सी में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड हेयर वाज एक्सचेंज्ड विद वेलिन, तो यहाँ पे हमारे पास वो किससे हो जाएगा, लाइसिन से। मैंने याद करने के लिए इसको LYCINE लाइसिन कर दिया। और ये क्या है, सीन, हीमोफिलिया सी, हीमोग्लोबिन सी। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है ये भी, म्यूटेशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, नो नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय लाइसिन, less common than, very, it's not so rare, it is very very not common, and presents with mild anemia due to extravascular hemolysis। सबसे important चीज़ इसमें एक ही है, करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, HBC crystals। In we see a patient with crystals of hemoglobin, then he is having hemoglobin C। किधर है ये क्रिस्टल्स, ठीक है, किसके, हीमोग्लोबिन सी के। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक।